आन्या जब सीढ़ियों से उतरती है तभी उसके सामने राहुल उसके पैरों के पास बैठ जाता है। उसके इस अचानक एक्शन से वहां आन्या तो जैसे समझ ही नहीं पाती है। तभी घर के सभी लोग भी उधर ही देखने लगते हैं। वहीं राहुल नम आंखों से आन्या को देखने लगता है। वहीं रोहन सभी अपने कमरे से अब तक बाहर आ चुके थे। वही आदित्य सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी आन्या राहुल से बोलता है, राहुल क्या हो गया, तुम ऐसे मेरे पैरों के पास क्यों बैठे हो? उठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही राहुल नम आंखों से आन्या के पैरों को पकड़ लेता है और उसके आंखों से आंसू गिर जाता है। वह न जाने कब से इतने दिनों से गिल्ट में था जो उसने आन्या के साथ किया था। वह समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे। आदित्य की बेरुखी, हर किसी इंसान की बेरुखी अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही उसने आन्या से माफी मांगने का और अपने गुनाह कबूल करने का डिसाइड कर लिया था। राहुल आन्या से बोलता है, भाभी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं मजबूर था। तभी आन्या उसे उठाते हुए बोलती है, पहले उठो, और ऐसा क्या किया तुमने कि मुझसे माफी मांगनी पड़ रही है? तभी राहुल इसके आगे कुछ बोल पाता कि आदित्य आते हुए बोलता है, वह चाहता है कि तुम मुझे मनाओ इस न्यू ईयर के लिए और पिकनिक के लिए, इसीलिए वह इतनी ड्रामा कर रहा है। ये सुनते ही आन्या अजीब तरह से राहुल को घूरते हुए बोली, इसके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, वह तो यह नहीं भी मानते तो भी मैं चलती, उठो। वहीं राहुल हैरान और आंसू भरी आंखों से आदित्य को देख रहा था तो आदित्य राहुल को कंधे से उठाते हुए उसके कंधे थपथपाते हुए बोलता है, डोंट वरी, इस बार मैंने भी डिसाइड किया है कि सभी लोग पिकनिक पर जाएं। इसलिए तुम्हें इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वह उसे लेकर डाइनिंग की तरफ चला जाता है। राहुल जो कुछ बोल नहीं पाता है पर वो इतना जान जाता है कि आदित्य नहीं चाहता कि आन्या को कुछ भी पता चले। और वह ना ही ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे आदित्य नाराज हो, इसलिए वह शांत हो जाता है। तभी कीर्ति चहकते हुए बोली, इसका मतलब हमारा जाना तो तय है, फिर तो ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तभी वीर बोलता है, नाचना बाद में, पहले हम सभी को डिनर तो कराओ। पति इतने दूर से भूखा आया है और यहाँ पर लोगों को पिकनिक की सूझ रही है। वीर की ऐसी बातें सुन कीर्ति का तो मुंह ही बन जाता है। वही सभी हंसने लगते हैं। कुछ देर में डिनर करते हैं तभी वहां शिव भी आता है। आदित्य की आईब्रो उठ जाती है। शिव भी हाथ धुलकर आकर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी आदित्य पूछता है, तुम यहाँ पर? शिव आदित्य को देख घूरते हुए मन में बोला, साला कितना बड़ा ड्रामेबाज है। फिर उसे देखते हुए, क्यों, तुम्हें तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया कि मैं यहाँ पर फिलहाल कुछ दिनों से रह रहा हूँ? ये सुनते आदित्य आन्या को देखता है तो वो अपनी बत्ती सी दिखा देती है। वही अर्जुन शिव को घूरते हुए बोला, ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जो कोई भी आएगा और यहाँ रहने लगेगा। उसकी यह बातें सुनते हुए पृथ्वी उसे तेज आवाज में बोलते हैं, इसे मैंने बुलाया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये सुनते ही अर्जुन बोलता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, आपको दूसरे के घर पर दुनिया भर का भीड़ जमाना बड़ा पसंद है। जैसे आप खुद भी यहाँ आकर बैठ गए थे और फिर अपने लोगों को भी यहाँ पर बैठा रहे हैं। पृथ्वी उसे घुर दांत पीसते हुए देखता है तो विभा उसे डांटते हुए बोलती हैं, अर्जुन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समय आने पर तुम भी बाप बनोगे और बातें ऐसे करते हो। वो तुम्हारे पिता है, थोड़ी तो शर्म लिहाज किया करो। उसकी यह बातें सुनते हुए अर्जुन खाना खाते हुए बोलता है, मैं जिस दिन बाप बनूंगा अपने बेटे को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसे बहुत प्यार दूंगा। एक बाप साया की तरह बनकर रहूंगा। इनकी तरह नहीं जो बीवी और बच्चे को छोड़कर चला जाए।
माहौल फिर से संजीदा बन गया था। पृथ्वी जी अपना खाना वहीं छोड़ गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। वही सब लोग उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। अर्जुन भी उन्हें जाते हुए देखकर अपना खाना खाने लगता है, हालांकि उसे भी ऐसा लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर वह फिर भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। वही विभा उठती है और अर्जुन के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारती है, तो अर्जुन अपने गाल पर एक हाथ रख लेता है और विभा जी उसे गुस्से में देखते हुए चली जाती है। अर्जुन अपने गाल सहलाते हुए फिर से खाना खाने लगता है, वहीं प्रिया के साथ साथ सभी लोग उसे घूरते ही रह जाते हैं। वही आदित्य शिव को कुछ इशारा कर वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर कर अपने अपने कमरे में हो जाते हैं। वही अर्जुन अपने कपड़े चेंज कर बेड पर बैठ अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। वही प्रिया जब रूम में जाती है तो उसे ऐसे देख वह अर्जुन के ऐसे रवैया से चिढ़ थोड़े गुस्से में बोलती है, अर्जुन तुम्हें सच में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? तुम्हें कब क्या बोलना चाहिए? तुम्हें समझ नहीं आता या समझकर भी ना समझ बनते हो? तुम्हारी बातों से पापा कितना हट हो गए। पर अर्जुन जो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर अपने गेम खेलने में बिजी था। ये देख प्रिया गुस्से में उसके पास जाती है और वो जाकर उसके फोन को छीन बोलती है, अर्जुन मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये सुन अर्जुन एक स्माइल पास करते हुए बोलता है, हाँ सुनाई ही नहीं दिखाई भी दे रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोल उसे खींच लेता है तो प्रिया उसके ऊपर गिर जाती है। प्रिया उससे खुद को थोड़ा दूर धकेलते हुए बोलती है, अर्जुन ऐसा बिहेव करना बंद करो, तुम्हारे ऐसे इग्नोर करने से मेरे सवाल नहीं खत्म होंगे। ये सुन अर्जुन उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हारा पति इतने दिन बाद आ रहा है, तुम्हें नहीं लगता अपने पति को थोड़ा प्यार देना चाहिए? और तुम कहाँ दूसरे के बातों को लेकर बैठी हो? तभी प्रिया बोलती है, अर्जुन वह तुम्हारे पापा है तो वह मेरे भी पापा है। तुमने मुझे फैमिली दी है और यदि फैमिली में कोई भी मेंबर किसी भी बात का बुरा लगेगा तो मुझे भी तो तकलीफ होगी ना, और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। ये सुन अर्जुन प्रिया को देख बोलता है, जो सच है वही तो मैंने कहा। पर प्रिया को देखता है जो अपने सवाल का जवाब पाना चाहती थी। ये देखकर वह बोलता है, तुम्हें अपने पति का दर्द नहीं दिखाई देता है? ये सुन प्रिया चुप हो जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, वह बाप की तरह हक तो जताते हैं, हर जगह जहां बोलना होता है वो मुझे डांट देते हैं, बोलते हैं, पर जब एक बच्चे की जिम्मेदारी थी तो वह कहाँ थे? माना उनके साथ जागती हुई थी। ये बात मुझे समझ आती है, पर उसमें मेरी क्या गलती थी? उन्होंने मेरी तरफ 10 साल तक मुड़कर नहीं देखा। एक बच्चा जो बाप रहकर भी उसके पास बाप की कोई यादें ना हो। तुम चाहती हो मैं उस इंसान की बातें मानूं? 10 साल बाद उनके मन में मेरे प्रति भी प्यार जागने लगा था। या फिर यह कहा जाए मेरे साथ रहते रहते एक हमदर्दी हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार से बात करूं, इज्जत दूं तो वह मुझसे नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है और मुझे उनसे बदतमीजी से बात करनी चाहिए। पर जब जब वह मुझ पर पिता का हक जताते हैं तो बस मुझे अपना पुराना घाव याद आता है, और इसीलिए मेरे मुंह से चाहे जो भी अनाप शनाप निकल जाता है। ये सुन प्रिया को भी थोड़ी सी तकलीफ होती है कि वह अर्जुन को क्यों नहीं समझी। वह अर्जुन के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कभी कभी पास्ट की जो बातें तकलीफ देती है उसे उन्हें भूलकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि आगे की लाइफ खुशी से जी सके। और तुम कब तक पापा को दोष देते रहोगे? जब तुम ये बात चाहते हो कि गलती उनकी भी नहीं थी तो तुम्हें उनके तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहिए। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये सुन अर्जुन बोलता है, कोशिश करूंगा कि आइंदा से इतनी बदतमीजी से बात ना करूं, पर इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत लगाना। ये सुन प्रिया मुस्कुरा देती है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है,
क्या माँ ने जोर से मारा? अर्जुन हंसते हुए उसे बिस्तर पर लेकर लेट जाता है और बोलता है, माँ के हाथों का मार बचपन से खाता आ रहा हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए वह अपने होठों को उसके होंठ पर रख बेहद प्यार से किस करने लगता है। धीरे धीरे वह अपने हाथ उसके कमर पर सहलाते हुए ही उसे अपने प्यार की गिरफ्त में ले लेता है। कुछ ही देर में दोनों ही अपने प्यार में गुम हो चले थे। वहीं दूसरी तरफ वीर के कमरे में वीर कीर्ति को देखे जा रहा था। कीर्ति गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी। वीर कीर्ति को ऐसे देख बोलता है कि यह सब क्या है, दूर क्यों भाग रही हो, ये बोलते हुए उसे फिर से पकड़ने जाता है पर कीर्ति फिर से थोड़ी दूर बैठ जाती है। ये देख वीर चिढ़ते हुए बोल, अब बहुत हुआ कीर्ति, ये कह उसे फिर से जैसे ही पकड़ने को होता है कीर्ति उठकर सोफे के पीछे चली जाती है। ये देख वीर चिढ़ते हुए बोला, क्या बचपना है ये सुन कीर्ति बोलती है, आपको पता है आप बहुत बुरे हो। वीर उसे अजीब नजरों से देखते हुए, अच्छा चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अब इधर आओ। ये सुन कीर्ति गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, मैंने आपको बुरा बुरा बोला? वीर, हूँ मैंने सुना। ये सुन कीर्ति चिढ़कर बोली, आप बुरा के साथ साथ पागल कमीने भी है। ये बोल वह अपने मुंह पर हाथ रख जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाती है। ये सुन वीर उसे आंखें छोटी कर बोला, तुमने मुझे गाली दी? यह सुनते ही कीर्ति थोड़ी और दूर होते हुए, वह मुझसे गलती से मुंह से निकल गया। आप बस बुरे हो जो मुझे सबके सामने परेशान करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सुन वीर उसे आइबो चाहते हुए बोला, अच्छा मतलब मैं तुम्हें परेशान करूंगा तो तुम मुझे गलियों से नवाजोगी है ना? ये कह वह उसे घुरते हुए जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और बोलता है, आज के बाद तुम मुझसे बात भी मत करना। ये बोल लाइट ऑफ कर देता है। वीर की यह बातें सुन कीर्ति को बड़ा बुरा लग जाता है, वह बेड पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद वह वीर के कंधे पर हाथ रखती है तो वीर उसके हाथों को झटक देता है। ये देख कीर्ति पीछे से वीर के फिर से सीने पर हाथ रखती है तो वीर फिर से हाथ झटक देता है, पर अब कीर्ति कोई हाथ नहीं रखती। वही वीर जो अब तक उससे मस्ती कर रहा था, क्योंकि कीर्ति उसे कब से दौड़ा रही थी और कीर्ति को पास लाने के लिए यही तरीका था। पर कीर्ति का रोना सुन वह लाइट्स ऑन कर देता है तो देखता है कीर्ति रो रही है। ये देख वीर बोलता है, क्या हुआ, इतनी क्यों रो रही हो? ये सुन कीर्ति नम आंखों से बोली, एम सॉरी, मैंने आपको गाली दी। ये सुन वीर उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए बोला, बेवकूफ, ये गाली नहीं होता है। ये सुन कीर्ति उसे देखते हुए, क्या कमीना, गाली नहीं होता है? फिर मैं अब तक इतने लड़कों को गाली दी ही नहीं जो अब तक मुझे परेशान करते थे। वीर उसके मासूमियत को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी वीर उसे अपने पास खींच बोला, कमीना मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मतलब कमी जोड़ना। ये सुन कीर्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, उसको मुस्कुराते देख फिर उसके चेहरे पर हाथ रख बोलता है, तुम्हारा ये रोदू चेहरा बिल्कुल नहीं पसंद। तभी कीर्ति बोलती है, तो आप भी ऐसे मुझे परेशान डांटा मत करिए। ये सुन वीर उसे और अपने पास खींचते हुए बोलता है, अच्छा जी, मैंने कब आपको डांटा? ये सुन कीर्ति कुछ बोलने को होती है कि वीर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जब अपने कमरे में आता है तो आन्या को सोते हुए पाता है। दरअसल आदित्य शिव से बैठकर कुछ बातें कर रहा था जो बेहद ही इम्पोर्टेंट था। आदित्य के कहने पर ही शिव वहां पर आया हुआ था। भले ही उसे उसकी भोली बीवी और उसके पिता ने मिलकर अपना प्लान बनाया था, पर शिव आदित्य की ही कहने पर वहां आया था। उन दोनों की बातचीत में कब 1 घंटा भी जाता है पता ही नहीं चला। वहीं आन्या इंतजार करते करते ही सो चुकी थी। ये देख आदित्य उसे देखते हुए उसके पास जाता है और झुककर उसके चेहरे पर हाथ रखता है और आंखें बंद करता है तो उसे कुछ याद आता है।
वह याद आते ही उसे एक सफोकेशन होने लगता है। वह तुरंत अपने जेब में ढूंढता है पर नहीं मिलता तो वह ड्रेसिंग टेबल से अपनी सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लेता है। वही आन्या के ही बगल में बैठ वह सिगरेट पीने लगता है और कुछ सोचने लगता है, पर लगातार उसके सिगरेट से धुआं छोड़ने से नींद में दो सोई आन्या की खांसी आने लगती है। ये होते ही सिगरेट को फेंककर आन्या के पास लेटकर उसे खुद के ऊपर कर उसके बालों को सहलाने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। चाहे तुम खुद ही मुझसे दूर होना चाहो पर फिर भी मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें कुछ अलग ही बयां कर रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से दूर लंदन में निया इस समय सोफे पर बैठी वाइन पी रही थी और उसके सामने कई सारी फोटो थी। वो फोटोज को देखते हुए उनमें से एक फोटो उठाती है जो किसी और की नहीं आन्या की थी। वो उस फोटो को देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हारा रिश्ता क्या है आदित्य से। जिसे मैंने सिद्धत से चाहा उसे पा कर ही रही। बचपन से जब से अपने होश में आई हूँ तब से उस इंसान को चाहा पर वो इंसान किसी और से ही बेइंतहा प्यार करता है, यह मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। मैंने आदित्य की आंखों में, तुम्हारी आवाज में एक पागलपन देखा। पर मैं किस हद तक पागल हूँ ये तुम दोनों देखोगे। मुझे यहाँ तड़पा कर दोनों कैसे अपने सुकून की जिंदगी जी सकते हो। मैं निया ओबराया तुम दोनों की ही जिंदगी से तुम्हारा सुकून छिनूंगी और ऐसे छिनूंगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये बोलते हुए किसी सनकी इंसान की तरह हंसने लगती है। उसकी आंखों में एक चाहत, एक जुनून, एक नफरत, एक चिंगारी साफ दिख रही थी जो सब कुछ बर्बाद करने का हौसला लेकर बैठी थी। इन सब से अनजान कि आने वाले समय में अब क्या होगा, सभी अपने कल की तैयारी में जुट जाते हैं। अगली सुबह अधीरा के घर आशिमा अपने कपड़े पैक कर रही थी। वही अधीरा उसके पास आते हुए बोला, चलना जरूरी है। ये सुन आशिमा बोलती है, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं नहीं चल सकती। ये सुन अधीरा उसे घूरते हुए बोला, तुम भूल गई हो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुन आशिमा चिढ़ते हुए बोली, लेकिन मुझे चलना है, मुझे भी घूमना फिरना है, तो तुम मुझे इस तरह से कैद करके नहीं रख सकते वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, तुम अकेले ही रहना। उसकी यह बात सुनते ही अधीरा गुस्से में उसके बालों को पकड़कर उसे खुद के सामने करते हुए बोलता है, लगता है तुम भूल गई हो, मुझसे बात करने से पहले सोच लिया करो, ठीक है, और तुम मेरे बच्चे को लेकर कहीं नहीं जा सकती। आशिमा का मुंह बन जाता है और वो उसे घूरते हुए खुद से दूर धकेलती है और बोली, जब से बच्चा आया है तब से तुम मुझे भूल ही चुके हो। उसका मुंह फुला देख अधीरा के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो उसके कानों पर हाथ रखता है। वो उसके होठों को प्यार से चूमते हुए बोलता है, जान। ये सुन आशिमा फिर से चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं फिसलने वाली, मुझे चलना है। तभी अधीरा उसे मनाते हुए बोलता है, चांद सुनो ना, ये सुनो ना। आशिमा फिर से ना बोलती है और बोली, मुझे चलना है। ये सुनते ही अधीरा बस उसे घूरता रह जाता है। तभी डोर पर खड़ी मारिया, सुधा और जानवी थी। आशिमा और अधीरा की बातें सुन मुस्कुराए जा रहे थे। तभी सुधा अंदर आते हुए बोलती है, आशिमा बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। ऐसी स्थिति में वह घूमेगी फिरेगी तो उसकी ही सेहत के लिए अच्छा होगा, और कौन सा भी वहां पर नाचने जा रही है जो तुम उसे मना कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हें भी जाना है तो तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। यह बात सुन अधीरा सुधा को देखते हुए बोला, मैंने कब बोला मैं जा रहा हूँ। ये सुन मारिया बोलती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और तुम बच्चों एंजॉय करो। यह आशिमा बोलती है, छोटी माँ आप भी चलिए ना हम लोग के साथ। है सुन मारिया बोलती है, नहीं आप सभी जाओ एंजॉय करो, यहीं पर हम अपना एंजॉय करेंगे। अब अधीरा के पास कुछ नहीं था कहने को।
वही आशिमा तो थी खुश, तभी जानवी अंदर आते हुए बोली, भाभी चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ पैकिंग के लिए। ये सुन दोनों ही सभी को इग्नोर कर पैकिंग करने लगते हैं। राजवंश हाउस में सभी अपनी पैकिंग कर अपना बैग लेकर नीचे आते हैं। बैग के साथ साथ काफी सारे सामान थी। बाहर से 2 गार्ड और भी बहुत सारे सामान लाकर अंदर रखते हैं। उन सामानों को देखते हुए विभाजी बोलती है, तुम सभी एक बार और सोच लो, क्योंकि जो प्लान तुम सभी ने बनाया है मुझे नहीं लगता वह सक्सेस होने वाला है। ये सुन आन्या एक्साइटेड होकर बोलती है, माँ आपको पता है हम ना कॉलेज के समय प्रिया, कीर्ति और मैं और मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड हम मनाली गए थे। वहाँ पर भी ऐसे ही हम सभी ने कैंप लगाया था और एक अलग ही सुकून था घूमने में। ये सुन रोहन बोलता है, आपके मनाली के ठंड का तो नहीं पता पर हमारे मुंबई में थोड़ा कम ही ठंड पड़ती है, पर पहाड़ों के बीच में कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अपने कपड़े जरा अच्छे से रख लो। वह क्या है ना, लड़कियां थोड़ी कमजोर होती है। ये सुन आन्या रोहन को घूरते हुए कुछ बोलने को होती है, पर तभी कीर्ति उसे याद दिलाती है, दिया आप उससे बात नहीं कर रही हो, भूल गई क्या। ये सुनते ही आन्या को याद आता है और वह कीर्ति से बोलती है, उस दिन तो हम इसे सबक सिखाना भूल ही गए, अब मजा आएगा। ये सब बोलते हुए दोनों आपस में ही प्लान बनाए जा रही थी। तभी प्रिया भी कुछ टिफिन लेकर किचन से आती है और उसे रखती है। वही स्टडी रूम में आदित्य अपने फाइल को कुछ अरेंज कर रहा था। वह सभी ना चाहते हुए भी अपने अपने बीवियों के साथ जा रहे थे। यह उनके लिए शादी के बाद पहली बार था जब दोनों साथ में घूमने जा रहे थे। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आदित्य को एहसास था कि कौन आने वाला है। वह बोलता है, कम इन, तो अंदर राहुल आता है। राहुल जब अंदर आता है तो वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था। राहुल आदित्य को देखते हुए उसके सामने सर झुका लेता है और उससे बोलता है, भाई आपने मुझे मना क्यों किया भाभी से माफी मांगने के लिए। ये सुन आदित्य उसे देखने लगता है। तो राहुल आदित्य के सामने सर झुकाकर बोलता है, एम सॉरी, मेरी वजह से भाभी को कुछ भी हो सकता था। एम रियली रियली सॉरी। यह बोलते हुए उसके आंखों से आंसू आ जाता है। ये देख आदित्य अर्जुन को देख बोलता है, अर्जुन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी सिर्फ एक बहन नहीं है, दो दो बहन है। ये सुन राहुल उसे देखते हुए बोला, बहन मतलब। ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए बोला, एक शिवी और एक तुम, जो शिवी से भी ज्यादा लड़कियों के जैसे आंसू बहाते हो। ये क्या। वह हंसने लगता है। उसकी बात अर्जुन भी हंसने लगता है। दोनों को अपना हंसी उड़ाते देख राहुल और ज्यादा रोने लगता है। उसको बच्चों की तरह रोते देख आदित्य उसे अपने पास हाथों के इशारे से बुलाता है तो राहुल उसके पास चला जाता है। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में सोफे पर बैठकर उसे साइड से पकड़ते हुए बोलता है, जब सिचुएशन ऐसी हो कि हमें किसी एक को चुनना पड़े तो ऐसी स्थिति में दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, ना कि सिर्फ दिल का। ये सुन राहुल उसे देखने लगता है और बोलता है, भाई क्या आपने मुझे माफ कर दिया। ये सुन आदित्य बोलता है, माफ तो नहीं किया, पर इसके 2 रीजन है जो मैं इसको भूलने के लिए तैयार हूँ। ये सुन राहुल उसे देखता है तो आदित्य बोलता है, क्योंकि ऐसे ही एक गलती मेरे साथ भी हुई थी कि जब मुझे 2 में चुनने की बारी थी तो मैं दिमाग का योजना करके दिल से काम लिया था। और उस डिसीजन से शायद बहुत कुछ बिगड़ गया था। तो उसी बेस पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुमने जो किया तुम्हें उसका एहसास है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारे उस कदम से आन्या को कुछ भी हो सकता था। ये सुनते ही राहुल और भी गिल्ट में हो जाता है तो आदित्य उसे थोड़े तेज और धमकी भरी आवाज में बोलता है, ये तुम्हारी लास्ट गलती है, अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो शायद मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूं, एक बात हमेशा याद रखना। ये सुनते ही राहुल उसके गले लग जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। तभी आदित्य उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है,
मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जो मुझसे चिपक रहा है, जा अपने लिए कोई ढंग की गर्लफ्रेंड बना, ये के उसे खुद से दूर करता है। राहुल के आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी राहुल अर्जुन के पास जाता है तो अर्जुन 2 कदम दूर होते हुए बोला, अब तुम मुझसे क्यों चिपक रहा है। पर राहुल जाकर उसके भी गले लग जाता है और बोलता है, आप लोग को पता है आप सब भले ही मुझसे बात नहीं करते हो, पर ऐसे नाराज मत रहा करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुन अर्जुन उसके सिर पर थपथपा देता है। कुछ देर बाद बाहर एक मिनी बस वहां पर खड़ी थी और सभी सामान रख रहे थे। वही आदित्य भी अब तक बाहर आ चुका था। वह देखता है सभी एक्साइटेड होकर बस में जा रहे थे। दरअसल गाड़ी में ही जाना था, पर सभी ने प्लान बनाया था कि सभी एक साथ ही जाएंगे। पर आदित्य अपने कार से ही जाने वाला था। उसने आन्या को बहुत कोशिश की, लेकिन आन्या ने उसकी एक न सुनी और वह हार मानते हुए आन्या को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके साथ सभी लोग थे। तभी वहां पर एक कार रुकती है, उसमें से अधीरा और जानवी बाहर निकलते हैं। जानवी के बाहर आते ही आन्या प्रिया के पास दौड़कर जाती है। वह भी अपना सामान खींचकर बस में चढ़ जाती है। उसे इतना एक्साइटेड देख अधीरा नागवारी से सिर हिलाता है। वही असीमा बाहर निकलने को होती है कि अधीरा थोड़े सख्त आवाज में बोलता है, आशिमा, मैं तुम्हें चलने की इजाजत दी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी हर मनमानी करो, तुम मेरे साथ चल रही हो। वो कुछ कहती तभी राजवंश हाउस से बाहर दादी आते हुए बोलती है, हाँ आशिमा बेटा, आपको जितना एंजॉय करना होगा वहां पर कर लेना, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं। ये सुन आशिमा का मुंह बन जाता है। पर वह भी जानती थी कि उसे ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए। वही बस में आन्या, कीर्ति, प्रिया, जानवी, शिवी चारों ही बैठ जाते हैं। वही आदित्य, अर्जुन, वीर तीनों ही अपने कार में बैठते हैं। वही रोहन, राहुल भी बस में ही बैठते हैं। राहुल का मूड आज काफी बेहतर था। वह सभी से हंसी मजाक करते हुए चल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके दिल का बोझ उतर गया था, पर उसने सोच लिया था कि अब वो कभी जिंदगी में ऐसी कोई लापरवाही नहीं करेगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है तो वो उसका डटकर सामना करेगा और वह आन्या और सभी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ना कि उसे कभी भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद वहां से बस चल पड़ती है, क्योंकि बस एक जगह और रुकना था। कुछ लोग और चलने वाले थे। लगभग 10 मिनट बस चलने के बाद बस एक जगह रुकती है, जहां पर पहले से ही पीयूष, निम्मी और सनाया खड़ी थी। बस को आते देख पीयूष एक्साइटेड सा हो जाता है। वह अपना सामान निकालता है और ड्राइवर को अपनी गाड़ी ले जाने को बोलता है, क्योंकि वह भी गाड़ी में नहीं बैठने वाला था। वही चारों के चारों ही बस में चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उनका सफर चल पड़ता है। दूसरी तरफ लंदन में निया एक बड़े से कंपनी के बाहर पहुंचती है। वह जैसे ही अंदर जाती है सभी लोग उसे अभिवादन करते हैं, पर वह हर किसी को इग्नोर कर अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए वह लिफ्ट में चली जाती है और फिर सीधे ऊपर फ्लोर पर चली जाती है। ये देख सभी एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं, कैसी मैडम है। बॉस तो इतने सीधे साधे और इतने अच्छे हैं, लेकिन उनकी बहन उतनी ही ज्यादा नकचड़ी। पर यह सभी बात वह लोग उसके पीठ पीछे ही बोल सकते थे। निया ऊपर फ्लोर पर पहुंच एक केबिन का दरवाजा खुलता है, जहां सामने एक शख्स फोन पर किसी से बातें कर रहा था। सामने जो शख्स चेयर पर बैठा था, निया को देख वह अपने हाथों के इशारों से कुछ टाइम मांगता है और बात करने लगता है। निया भी जानती थी कि उसका भाई अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड है, इसलिए वह चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है, पर बार बार वह अपने पैरों को जमीन पर टैक करते जा रही थी और घड़ी में समय को देख रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो।
तभी वह शख्स, जो कोई और नहीं शिवांश ओबरॉय था, वह अपने कॉल को रख निया को देखते हुए बोलता है, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, तुम्हारा अचानक ऑफिस आना, क्या कोई खास रीजन? ये सुन निया उसे घूरती है। तो शिवांश हंसते हुए, मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऑफिस आती नहीं। ये सुन निया उसे देख बोलती है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि मैं अपने भाई को बताना चाहती थी कि मैं कहीं जा रही हूँ। ये सुन शिवांश अपने फाइल का पन्ना पलटते हुए हंसते हुए बोलता है, वेकेशन पर जाने के लिए तुम मुझसे कब पूछने लगी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी खबर अपनी गार्ड से लेनी पड़ती है कि तुम कहाँ गई हो, और आज तुम मुझे खुद बताने आई हो। इंटरेस्टिंग। सूरज आज उल्टा उग गया क्या? अपने भाई को इतने सीरियस मैटर में उसे ऐसी बातें करते देख ना जाने क्यों निया को आज अच्छा नहीं लगता। निया शिवांश की तरफ एकटक देखते हुए बोलती है, भाई मैं इंडिया जा रही हूँ। ये सुनते ही शिवांश फाइल के पन्ने को पलट हंस रहा था, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अपनी नजर ऊपर कर उसे देखता है। निया के चेहरा को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक के मूड में है। ये देख शिवांश अपने फाइल को रख उसे देख सीरियस होकर बोलता है, निया ये सब क्या है? तुम्हें कब से इंडिया जाना इतना पसंद हो गया? तुम्हारी वजह से मैं इंडिया छोड़कर यहाँ आया, क्योंकि तुम यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी और इंडिया में तुम सेटल नहीं होना चाहती थी। अब यह अचानक उसकी ये बातें सुन निया चीढ़ते हुए बोलती है, भाई पर मैं अब जाना चाहती हूँ, मुझे भी इंडिया जाना है। हमारे पेरेंट्स इंडियन थे, उन्होंने इंडिया की इतनी बातें की थी, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। वहाँ की मिट्टी को महसूस करना चाहती हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सुन शिवांश उसे एकटक देखने लगता है और बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रीजन कोई दूसरा है और तुम बता कुछ दूसरा रही हो। निया अपने भाई को देखती हैं और फिर बोलती है, अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आदित्य से मिलने जा रही हूँ, या यूँ कहा जाए मैं उसे पाने जा रही हूँ। बहुत मैं इंतजार कर लिया। ये सुनते ही शिवांश के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वो निया से थोड़ी तेज आवाज में बोला, निया तुम पागल मत बनो, आदित्य तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये बात तुम बहुत पहले भी जान चुकी हो। तुम्हारी वजह से मैं गलतफहमी में ही सही, लेकिन उससे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है, और तुम नहीं जानती उससे दुश्मनी मोल लेना, इसका खामियाजा भुगतान कितना कुछ हो सकता है। ये सब बोलते हुए वह उस पल में चला जाता है जब वह तिलक का साथ दे रहा था, क्योंकि वह आदित्य को बर्बाद करना चाहता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्य उसे कभी कोई अहमियत नहीं दिया। उसके बहन को अपने प्यार में तड़पता छोड़कर चला गया था। ये सब याद करते ही उसे तिलक का हश्र भी याद आता है, और वह अच्छे से जानता था कि तिलक आदित्य की बीवी को पाना चाहता था और वह उसकी मदद भी कर रहा था, पर जब उसे यह पता चला कि आदित्य की बीवी कोई और नहीं आन्या है, जिसे उसने पहली नज़र में ही उसे पसंद किया था जब पहली बार मॉल में मिले थे, शायद उसे अपना दिल भी दे दिया था। उसने अपना कदम तिलक से पीछे ले लिया था, क्योंकि वह कभी भी आन्या को तिलक के इरादों में साथ नहीं दे सकता था, और उसने साफ मना भी कर दिया था। पर तिलक की जो मौत हुई थी उसे देखकर वह अंदाजा लगा सकता था कि उसकी यह हाल किसने की है, क्योंकि वह जानता था कि आदित्य सिंह राजवंश की क्या आइडेंटिटी है। ये सब याद आते ही उसके आंखों में एक डर फैल जाता है। डर खुद के लिए नहीं, खुद की बहन के लिए था, क्योंकि उसने आदित्य के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची, पर आदित्य ने कभी भी उस पर पलटवार नहीं किया। नहीं तो वो चाहता तो वो उसकी जान पर भी बन जाता, पर उसने उसके इंडिया के ओबराय एम्पायर की पूरी कंपनी का शेयर और तबाह दोनों ही कर दिया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। आदित्य की तरफ से केवल दोस्ती के लिए छोड़ सकता है, तो उसके परिवार पर उंगली उठाने का नतीजा उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है।
तभी वह जान गया था कि आदित्य की पावर क्या है और कहीं ना कहीं वह भी जानता था कि उन दोनों की दोस्ती इतनी भी सस्ती नहीं थी। आखिर एक दूसरे के साथ इतने साल दिए थे, सिर्फ एक बात को लेकर उन दोनों में दूरियां आ गई थी और वही दूरी इतने सालों की दूरी हो गई थी। अपने भाई को ऐसे खोए देख निया बोलती है, क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ये सुन शिवांश थोड़ी तेज आवाज में, निया अब तुम बड़ी हो चुकी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी कोई बात ना मानो। बहुत हो गया, अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पिछली बातों को लेकर आगे बढ़ना। ये सुन निया वहां से गुस्से में उठते हुए बोली, भाई मैं जा रही हूँ और यह मेरा लास्ट डिसीजन है, अब इसे आप मेरा जिद या पागलपन जो समझना है समझ सकते हैं, आई डोंट केयर। ये बोल वहां से चली जाती है और जाते जाते बोलती है, और मैं आज ही जा रही हूँ। ये सुन शिवांश अपने सिर पर हाथ रख लेता है। तभी वह अपने गार्ड को फोन कर उसे सख्त हिदायत देता है निया के पल पल की खबर देने का। वही वह अपने असिस्टेंट को फोन कर बुलाता है और उसे अपनी मीटिंग के बारे में पूछता है। सब कुछ पता लगने के बाद में बोलता है, 2 दिन बाद मेरी टिकट इंडिया के लिए बुक करो और मैं वहीं से अपना काम देखूंगा। ये बोल वह अपना सिर चेयर से टिकाकर उसे जाने को बोलता है और मन ही मन सोचता है, आदित्य उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ ना करो और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे तुमसे और आन्या से दूर होने के लिए।